नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। कार्यक्रम आर्थिक समृद्धि से जुड़ा और ख़ास तौर पर आर्थिक समृद्धि प्राथमिक क्षेत्रों की। तो आज के कार्यक्रम की कड़ी में भी बातें करेंगे प्राथमिक क्षेत्रों के विकास की, साथ ही साथ जानेंगे कुछ नवीनतम तथ्य, मिलेंगे विशेषज्ञों से भी। लेकिन फिलहाल डालेंगे नज़र अपने पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं नम्रता। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। फलों और सब्जियों के भंडारण हेतु भंडारण कक्षों की करे व्यवस्था। सब्जियों के बेहतर उत्पादन हेतु बीजोपचार जरूरी। किसानों के लिए बेहद उपयोगी रेस्पेडर मशीन। किसान भाई बहनों, फसलों के उत्पादन के साथ साथ भंडारण और संरक्षण भी बेहद महत्वपूर्ण है। इससे जहां फसलों की क्षति रोकी जा सकेगी, वहीं किसान बाजार की मांग को ध्यान में रखकर उसे सही समय पर बेचकर ज्यादा लाभ भी ले पाएंगे। इन भंडारण घरों के निर्माण को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जा रहा है। विशेष जानकारी सहायक निदेशक श्री ओम प्रकाश मिश्र से। इसका मेन उद्देश्य ये है कि कोई भी अपना जो किसानों की सब्जियां हैं, फल हैं या जो भी उत्पाद हैं, उनका उसमें रखने के लिए और उस भंडारण के लिए, और जिससे वो फसल संरक्षित रहें और दूर के मार्केट में भेजने के लिए या किसान कुछ दिन अपने फसल को उसमें रख करके जब दाम उस पर अच्छा हो तो किसान उसको बेचें। किसान भाई बहनों, यदि आप अपने खेत में सब्जियों को लगाने की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले बीजोपचार जरूरी है। इससे फसल व्याधि से सुरक्षित होगी। साथ ही बीजों को सीधे बोने की जगह उसे पॉय ट्रे में उगाकर फिर खेतों में लगाएं। इससे आपको बेहतर और उन्नत फसल प्राप्त होगी। तुलसी की मांग बाजार में दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। इसीलिए यह अब सिर्फ हमारे आंगन तक सीमित नहीं है। भारत ही नहीं, दुनिया भर में तुलसी की जबरदस्त मांग होती है। तुलसी की जड़ें, तना और बीज सभी उपयोगी होते हैं। यही वजह है कि तुलसी की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। वैज्ञानिक तरीके से इसके उन्नत प्रभेदों का प्रयोग कर किसान इससे उत्पादन से काफी लाभ ले सकते हैं। तुलसी के पौधों का सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं है, बल्कि जड़ी बूटी के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। माना जाता है कि घर में इस पौधे के होने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इस पौधे में विटामिन और खनिज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। रात को ये पौधा ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है। तुलसी की और भी प्रजातियां हैं, जैसे इसमें श्वेत और कृष्ण को प्रमुख माना जाता है। राम और कृष्ण तुलसी के नाम से भी इन्हें जानते हैं। इसके उन्नत प्रभेदों का प्रयोग कर किसान काफ़ी लाभ ले सकते हैं। बेसिल तुलसी या फ्रेंच बेसिल, स्वीट फ्रेंच बेसिल या बोबई तुलसी, कर्पूर तुलसी, काली तुलसी, वन तुलसी या राम तुलसी, और सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली श्याम तुलसी। कृषक बंधुओं, अपनी पौष्टिक गुणों और स्वाद के कारण मशरूम बेहद लोकप्रिय सब्जी है। न केवल उपभोक्ताओं बल्कि उत्पादकों के लिए भी यह आकर्षण का केंद्र है, जिसका कारण है इसके उत्पादन में बेहतर मुनाफे का सुनिश्चित होना। यदि आप इसके उत्पादन से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं तो कुछ खास बातों का ध्यान रखकर ज्यादा लाभ ले सकते हैं, जैसे कि मचान का प्रयोग कर प्लास्टिक के थैलियों में मशरूम का उत्पादन। किसान भाई बहनों, वर्तमान समय में किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार और उन्नति के लिए सरकार द्वारा तरह तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। जरूरत है इनकी जानकारी की और इनका लाभ उठाने की। सफलता की कड़ी में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वैशाली जिला के एक कर्मठ और प्रगतिशील किसान योगेंद्र पासवान से, जो धान की फसल का उत्पादन कर रहे हैं
और सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ भी ले रहे हैं। साथ ही वह सरकार से किसान सम्मान भी प्राप्त कर चुके हैं। उनसे प्रेरणा लेते हुए आप भी अपनी आर्थिक स्थिति का उन्नयन कर सकते हैं। रेस्पेडर मशीन या केला रेशा मशीन। किसान भाइयों, अगर आप केले की खेती करते हैं तो रेस्पेडर या केला रेशा मशीन आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। इससे आप केले के उत्पादन में फलों को बेचने के अलावा उसके तने यानी कि थंब से रेशा निकालकर बाजार में बेच सकते हैं। इसके अलावा इससे कई जीवन उपयोगी वस्तुओं जैसे कि चप्पल, बैग, थैला और चादर जैसे चीज़ों का निर्माण किया जा सकता है। अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। मंडी भाव में आइए चलते हैं अंटा घाट सब्जी मंडी, जहां जानेंगे हरी सब्जियों के ताज़ा भाव। बैंगन 2400 रुपये से 2600 रुपये प्रति क्विंटल, भिंडी 2600 रुपये प्रति क्विंटल, परवल 2600 रुपये से 2800 रुपये प्रति क्विंटल, करेला 2800 रुपये प्रति क्विंटल। अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़े। खबरें खेती की में अभी आपने जाना नवीनतम तकनीकों के बारे में, रूबरू हुए आप मौसम के मिजाज से और जाना आपने मंडी का भाव भी। अब बढ़ते हैं आगे, जहां इस भेंट वार्ता के जरिए हम अपने विशेषज्ञ से जानने का प्रयास करेंगे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्राकृतिक खेती के महत्व के विषय में। नमस्कार। रासायनिक खाद आधारित खेती से पैदावार में तो वृद्धि हुई है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष ये है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति दिन प्रतिदिन घट रही है। साथ ही अनाज के जरिए ये हानिकारक रसायन हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है, जिससे कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही है। अगर हमें मिट्टी को बचाए रखना है, इसके उपजाऊ शक्ति को, साथ ही खुद को भी स्वस्थ रखना है, तो प्राकृतिक खेती की ओर कदम बढ़ाना होगा। इसीलिए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्राकृतिक खेती के महत्व के बारे में। इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुपौल के वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार। सर, आज के कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस सवाल से कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं कि किसानों को ये जानना बेहद ज़रूरी है कि प्राकृतिक खेती है क्या। कि जो रासायनिक खेती हो रही थी, जिससे कि उत्पादकता में और उत्पादन में तो बढ़ोतरी हुई, इसमें कोई निसंदेह है। इतनी बड़ी आबादी को हम भोजन पदार्थ दे रहे हैं, परंतु जिस गुणवत्ता के हिसाब से भोज्य पदार्थ मनुष्यों को चाहिए उस हिसाब से नहीं मिल रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि हमारी धरती माँ है जो बीमार हो चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे किसान बंधु को भी जानना चाहिए कि मिट्टी के अंदर जो मेन रूप से आत्मा है उसको ऑर्गेनिक कार्बन कहते हैं, और रासायनिक खेती से ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा घटती है। आज से 75 बरस अगर हम पीछे जाते हैं, या यूँ कहें कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन का प्री इरा था वो 1972 से पहले जाएं, तो उस समय भारत की मिट्टी की ऑर्गेनिक कार्बन आपका है जो कि 1.5% से लेके 2% तक था।
परंतु आज 2022 में यदि हम देखते हैं तो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा आपको 0.25, 0.20 और किसी मिट्टी में 0.10 पर पहुंच गया है। और यह एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि ऑर्गेनिक कार्बन यदि इसी स्थिति में घटते चला जाएगा तो हमारी मिट्टी है जो कि बिल्कुल बंजर हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि विदाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बिना सूक्ष्म जीवाणु के मिट्टी है जो कि बैरन महसूस होता है। इसके मद्देनज़र आज प्राकृतिक खेती की बहुत बड़ी मांग बढ़ गई है। दूसरी बात क्या है कि प्राकृतिक खेती में हम लोग प्राकृतिक आधारित घटकों का ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे पेड़ पौधे की पत्तियां हैं, फसल अवशेष प्रबंधन है। देसी गाय का इसमें बहुत ज़्यादा अहम रोल माना जाता है, क्योंकि देसी गाय के मूत्र, देसी गाय के गोबर इत्यादि को, नीम के पत्ते, नीम का खली, ये सब का हम लोग प्राकृतिक खेती में इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वो आपको मेंटेन रहता है और वातावरण संरक्षित और सुरक्षित रहता है, और मिट्टी से जो है जो हमारा टॉक्सिक गैसें हैं उसका इमिशन या तो बिरलीकरण होता है या निम्नीकरण होता है, जिसके वजह से हमारा वातावरण सुरक्षित रहता है और किसानों का आमदनी भी ठीक ठाक रहता है। किसी प्रकार का दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलता है। डॉक्टर मनोज साहब, आप ये कह रहे थे कि जो प्रकृति ने हमें दिया है उसी का उपयोग करके हमको खेती करना है। बिल्कुल। अगला सवाल ये बनता है, चूँकि हमारे जो किसान हैं उनको रासायनिक खाद का इस्तेमाल करके खेती करना वो एक आदत बन गई है। ऐसे में उन्हें क्यों प्राकृतिक खेती की ओर कदम बढ़ाना चाहिए? जैसा कि आप जानते हैं कि बेहतर खेती होने के लिए 3 चीज़ की ज़रूरत है: मिट्टी, पानी और पौधा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो रासायनिक उर्वरकों के द्वारा, रासायनिक कीटनाशकों के द्वारा, रासायनिक फफूंदनाशी के द्वारा, बायोजैम्स के द्वारा जो हम खेती कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि मिट्टी, पानी और पौधा में रिश्ता कायम नहीं रह रहा है। यानी मिट्टी तो बीमार हो चुका है, और जब मिट्टी बीमार हो गया है तो स्वाभाविक है जो कि पानी उस पर असर पड़ रहा है, और इस तरह से जो हमारा उत्पाद पैदा हो रहा है वो बेहतर ढंग से नहीं हो रहा है। तो इसमें प्राकृतिक खेती के माध्यम से हमको सबसे पहले ये करना होता है कि हमको फसल अवशेष के जो प्रबंधन है वह सीटू के रूप में ही, यानी ऑन साइट में ही मिट्टी में इनकॉर्पोरेट करते हैं, और मिट्टी की उर्वरा शक्ति इसमें ठीक ठाक रहती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जैसा मिट्टी वैसा अन्न और जैसा अन्न वैसा मन, तो ये प्राकृतिक खेती का बहुत ही वाइटल, इसको हम आउटकम कहते हैं। दूसरी बात क्या है कि प्राकृतिक खेती को दूसरे शब्दों में हम देसी गो आधारित खेती भी कहते हैं। यानी किसान भाइयों को यह जानने की आवश्यकता है कि यदि हम प्राकृतिक खेती की ओर लौटेंगे, इसलिए लौटेंगे कि रासायनिक उर्वरकों की कीमत भी बहुत ज़्यादा है और इसका दुष्परिणाम है, मिट्टी के अंदर आपका स्वास्थ्य ठीक ठाक नहीं रह रहा है। लेकिन यदि हम प्राकृतिक खेती करते हैं तो इसमें आपको देसी गाय का पालन करना अति अनिवार्य है। एक देसी गाय से हम लोग 25 एकड़ की खेती को चुरुस्त एवं दुरुस्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, चूँकि समय थोड़ा कम है, इसलिए चाहूँगा आपसे कि संक्षेप में प्राकृतिक खेती जो किसान करना चाहते हैं वो 3-4 बिंदुओं में उनको थोड़ा समझा दें। बहुत बढ़िया। देखिए, सबसे पहले प्राकृतिक खेती को करने के लिए किसान भाइयों को प्राकृतिक खेती क्या है इसकी प्रशिक्षण लेना अति आवश्यक है, और इसका प्रशिक्षण आपको प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र में दिया जा रहा है। दूसरी बात है कि प्राकृतिक खेती में बीजा अमृत का भी बहुत ज़्यादा भूमिका है, और बीजा अमृत का मतलब होता है बीजोपचार से। उसके बाद मल्चिंग का भी बहुत ज़्यादा रोल है। मल्चिंग का मतलब होता है कि उससे खरपतवार का प्रबंधन रुक जाता है, और बाह्पासा का संबंध होता है मिट्टी के है जो कि नमी बनाए रखने से। तो इस तरह से यदि चारों घटकों का हम इस्तेमाल करते हैं तो है जो कि खेती हमारी बेहतर होगी, और इसका उत्पाद बाज़ार में ऊंचे कीमत पर बिकेंगे, क्योंकि इसमें पौष्टिकता और डाइजेस्टिबिलिटी, और इसको कहें कि इसका सेफ रूप से इसको हम कीपिंग क्वालिटी अच्छा होता है, और इससे है जो कि मनुष्यों का उम्र भी बढ़ता है। पहले हमारे आज से 70 बरस पहले जब कोई भी मनुष्य का डेथ होता था तो उनका उम्र 85 बरस, 95 बरस, 90 बरस होता था। आज हम रासायनिक खेती जो खा रहे हैं, कर रहे हैं, तो हमारी उम्र एवरेज 65 बरस, 70 बरस और 55 बरस रह गया। इसलिए अंत में हम यही कहेंगे कि जो खाएंगे वही उगाएंगे, और जो उगाएंगे वही खाएंगे। डॉक्टर मनोज सर, आज आप कार्यक्रम में आए और किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर क्यों कदम बढ़ाना चाहिए, इस पर आपने विस्तार से जानकारी दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकृति
गजब की ताकत है इसमें। बारिश की रिमझिम फुहारों को ही लीजिए। जब सही समय पर मिट्टी पर गिरें तो खेतों में किसान की मेहनत रंग लाती है। लेकिन वही बारिश बेमौसम हो जाए तो फिर तबाही का मंजर दिखाती है। लेकिन क्यों रहे किसान के घर की खुशियां प्रकृति पर निर्भर, जब बन सकता है वो आत्मनिर्भर। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसली नुकसान होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की। इस बीमा योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, जल भराव, बाढ़ का आना, बादल फटना, प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बेमौसम बारिश, फसल की बीमारियां, आकाशीय बिजली, कीटों के हमले वगैरह से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस बीमा योजना के अंतर्गत फसल की विभिन्न अवस्थाओं को शामिल किया गया है, यानी पूरे फसल चक्र का सुरक्षा कवच। जिस दिन फसल काटकर खेत में सुखाने के लिए फैलाई, उसके अगले ही दिन मूसलाधार बारिश हो गई, सारी उपज बर्बाद हो गई। लेकिन ये तो अच्छा था कि मैंने फसल का बीमा करा रखा था, मैं नुकसान से बच गया और क्लेम की रकम भी मुझे आसानी से मिल गई। सारा भुगतान मेरे बैंक अकाउंट में हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लाभकारी है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। पहली बात तो ये समझिए कि अगर आप अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान हैं, तो आप फसल बीमा के लिए पात्र हैं। इसमें काश्तकार किसान और बटाईदार सहित सभी किसान शामिल हैं। अनाज, दलहन, तिलहन और कुछ वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को PMFBY के अंतर्गत कवर किया जाता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामयाब फसल बीमा योजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा 18 बीमा कंपनियां, 540 बैंक तथा 45,000 जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। इस योजना में प्रीमियम कम होने के कारण सभी स्तर के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम है। किसानों के लिए ये योजना कितनी लाभदायक है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद पहले 3 सालों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि अब तक फसलों के नुकसान के क्लेम के रूप में उन्हें 60,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। यानी जमा राशि के मुकाबले 4.5 गुना अधिक राशि दावों के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब तक हर साल खरीफ और रबी के मौसम के दौरान 5 करोड़ से भी अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। 2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजीकरण की कट ऑफ तिथि हर राज्य में अलग अलग तय होती है। अपने क्षेत्रों या गांवों की अधिसूचित फसलों की सूची, बीमित राशि एवं कट ऑफ तिथि की अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम कृषि अधिकारी, जन सेवा केंद्र एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करें। www.pmfby.gov.in पर लॉगिन करके या फसल बीमा ऐप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग करके अपनी फसल के नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। नामांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है: नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है, तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों
या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या केसीसी का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र। प्राकृतिक तरीकों का जब नवीनतम तकनीकों से होता है संयोग, तो जाहिर सी बात है मिलते हैं सुखद परिणाम। तो ऐसे ही सुखद परिणाम आप सबको भी मिल सकते हैं इन तरीकों को अपनाकर। अब बढ़ते हैं आगे, जहां एक और विषय और नए विशेषज्ञ कर रहे हैं हमारा इंतज़ार नई नई जानकारियों के साथ। तो आइए जानते हैं ओल के खुदाई और उसके भंडारण के विषय में। नमस्कार, कृषि जगत से जुड़ी तमाम खबरें लिए मैं आपके सामने हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा नए नए विषयों पर चर्चा करते हैं और विशेषज्ञों के द्वारा आपको बहुत सारी जानकारी देते हैं कि आप कौन सी खेती कर सकते हैं जिसमें आपको कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा पाएँ। तो आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है ओल की खुदाई एवं भंडारण, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो है डॉक्टर शंकर किशोर चौधरी उर्फ ओल चौधरी, हाजीपुर वैशाली से हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि ओल की खेती कैसे करें। अगर पहली बार कोई किसान कर रहे हैं तो कैसे करें? मैं ये कहना चाहूँगा कि ओल की खेती के लिए 4 चीज़ पे प्रमुख ध्यान देना चाहिए। प्रथम, ऐसी खेत का चुनाव करें जिसमें जल जमाव नहीं हो, जल देने की सिंचाई करने की व्यवस्था हो। उसके बाद दोमस मिट्टी हो, पीएच मान 6 से लेके 7.5 है, अति उत्तम है। ये हमारी ओल की खेती करने के लिए सबसे उपयुक्त शर्तें हैं जो किसान को ध्यान रख के ही खेती का चयनित करना चाहिए। सर, ओल की खेती का उपयुक्त समय कौन सा है? ओल की खेती करने के सबसे उपयुक्त समय पाया जाता है 30 से लेके 40 के बीच में। जब टेम्परेचर आ जाए तो उपयुक्त माना जाता है खेती। जो हमारे यहाँ पहले आता था अप्रैल से लेकर जून तक रहता था, अब कुछ किसान अक्सरित होकर ये मार्च में भी खेती करते हैं ताकि आगात खेती करने पे आगात खुदाई होता है और अच्छी रेट मिलता है, किसानों को अधिक मुनाफा होता है। ओल की जब खुदाई हमारे किसान भाई जो आजकल नए किसान हैं जो चाहते हैं किसानी करने का, वो अगर ओल की खुदाई करते हैं तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, पहली बात है कि हमारे किसान को, नए किसान को ये पहचान होनी चाहिए कि ओल की फसल हमारी तैयार कैसे हो गया। तो पहले फसल तैयार होने की होता है कि जो किसान ये फसल 180 से लेके 240 दिन का है, तो अगर मार्च में है तो रुपाई किए हैं तो उनका खुदाई का समय दिसंबर से तैयार हो जाता है, नवंबर से तैयार हो जाता है। तो पहले इसकी पहचान है कि जब फसल तैयार हो जाता है तो इसकी डंठल जो होता है, पौधे के डंठल होता है, वो तना पीला होकर पत्ता गिरने लगता है। तो इसका मतलब है कि हमारी फसल खुदाई के लिए तैयार हो चुका है। तो इसको हम ये ध्यान रखें कि इसकी खुदाई का बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आधा केजी का लगाया जाता है, ये 2.5 केजी से 5 केजी का तैयार होता है। शंकर जी, आपने बहुत अच्छा बताया खुदाई के बारे में। अब ये बताइए कि उसका भंडारण कैसे करें हमारे किसान भाई? देखिए, पहले चीज़ है कि भंडारण के लिए सोचना है किसान को कि हमारी जो कट गया है कंद किसी कारण या चोट लग के रखने के समय उसको तत्काल उसको हल्का सा धूप लगा दे और उसको खाने के रेट में उसको बाज़ार में भेज दे, ताकि वो 2-4-5 दिन में, 10 दिन में, 1 सप्ताह में इसके उपयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हम
भंडार करना चाहते हैं 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना के लिए, तो इसको पहले धूप में हल्का सा धूप 2 दिन लगा दीजिए। जो कटा पटा भाग है उसको तो बाज़ार में छाट के रख दीजिए। और ऐसे जगह पर भंडारण करना है हमें जहाँ पक्का की ज़मीन नहीं होना चाहिए, प्लास्टर नहीं होना चाहिए, कच्चा का होना चाहिए, और दोनों तरफ से कम प्रकाश युक्त हो ताकि हवा का आवागमन हो। ये हमारे किसान बंधु के लिए व्यावसायिक रूप से कितना लाभप्रद है? देखिए, व्यावसायिक रूप से कहने का तात्पर्य है कि अभी किसानगिरी हर कोई जानता है, देश नहीं पूरे दुनिया जानता है कि किसानगिरी घाटा का सौदा हो चुका है। और किसान खेती के ओर से नई मुड़ के चाय की दुकान खोल देना चाहता है। मगर मैं ये कहूँगा कि किसान तब तक गरीब रहेगा जब तक वो कच्चा रॉ मटेरियल अपना बेचते रहेगा। आज का समय है कि सब कोई जानता है कि दूध 40 से 50 पे किसान बेचता है, उसी चीज़ को ग्वाला दुकान पर बेचता है तो पानी फेंट के भी 50 से 60 में बेच लेता है। उससे तेज निकला हलवाई, जो उस हलवाई को दूध से मिठाई बना दिया तो 400 रुपये किलो बिक गया। तो जब तक किसान अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कच्चा रॉ मटेरियल से लेके वैल्यू एडिशन करना नहीं सीखेगा, तब तक अर्थव्यवस्था से कमज़ोर ही रहेगा, उसे कोई बचा नहीं सकता है। और रही ओल की खेती में जो प्रॉफिट की बात है, तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा किसान का कि अभी तक धान गेहूं का इकोनॉमिक्स से कम 3 गुना से ज़्यादा इसका प्रॉफिट है। सर, आप हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी ओल के बारे में बताएं, जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पटना दूरदर्शन को भी धन्यवाद देना चाहिए कि दीपावली की शुभकामनाओं में नए व्यंजन की प्रस्तुति किए कि ओल की भुजिया बनाया जा सकता है, जैसे आलू की भुजिया बनाया जाता है, बेसन का बनाया जाता है, ओल की भुजिया भी बना के हमारे किसान भाई अपनी खेती के साथ भुजिया भी बना के अपने व्यवसाय करके अर्थव्यवस्था में मजबूती ला सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इन जानकारियों का पूरा लाभ लेंगे और साथ ही साथ अपने अनुभवों को इन नवीनतम तकनीकों से मिलाकर विकास की नई सीढ़ियों को तय कर पाएंगे। कुछ और नए विशेषज्ञ और विशेषज्ञों के साथ होंगे आपसे रूबरू कार्यक्रम की अगली कड़ी में। तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाज़त। नमस्कार।